गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद से लेकर के ब्रिटिश सत्ता की या ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की स्थापना तक यानी कि 1757 तक के इतिहास को देखने वाले हैं कि भारत में इस दौरान क्या क्या हुआ। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक ब्रीफ देखा था कि 50 वर्ष में किस तरह का उथल पुथल भारत की राजनीति में हुआ था, जिसका प्रभाव भावी अर्थव्यवस्था, संस्कृति, समाज सब पर पड़ने वाला था। दरअसल ये टाइम पीरियड लगभग 50 वर्षों का टाइम पीरियड जो रहा है वो पूरी तरह से भारत को दिग्भ्रमित करने वाला, अंधकार में डालने वाला काल रहा। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर पूरी तरह से देखा जाए तो ये जो साइकिल आप देख रहे हैं, ये साइकिल बेसिकली 1707 से शुरू होता है और लगभग 1857 तक चलता है। यानी ये पूरे 150 इयर्स का 150 वर्षों के इतिहास के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि इस 150 वर्षों में क्या क्या राजनीतिक उथल पुथल, आर्थिक शोषण, सामाजिक तिरस्कार, सांस्कृतिक पतन हमको देखने को मिलता है। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि इसमें 4 प्लेयर हैं भारत में, 4 खिलाड़ी हैं जो भारत की राजनीति को निर्धारित कर रहे हैं, दिशा दे रहे हैं। एक बताया था हमने केंद्र में मुगल, जो बादशाह बाबर के द्वारा जिस मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी, एक प्लेयर उनके वंशज थे, उनकी पीढ़ी थी। दूसरी थी स्थानीय छोटे छोटे राज्य, जैसे हमने बात किया था मराठे, जाट, सिख, हैदराबाद के नवाब, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब। तीसरा प्लेयर था ईस्ट इंडिया कंपनी और चौथा प्लेयर था ईरानी अफगानी नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। इन 4 प्लेयर ने मिल करके भारत की ऐसी की तैसी कर दी। भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर एक तरह से बैकफुट पे ढकेला गया। उसी की कहानी हम देखने वाले हैं। उसमें से जो सबसे पहला जिस पे बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं वो मुगलों के बारे में करने वाले हैं कि मुगलों ने 1707 से लेकर के, ये 1707 वो टाइम पीरियड है जब मुगल एम्पायर अपने चरम पर पहुंचने के बाद गिरना शुरू हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं इकोनॉमी में बूम स्लम बूम की स्थिति आती है, उछाल आता है, फिर गिर जाता है, फिर उछाल होता है, फिर गिरावट आता है। उसी तरह से राजनीति में भी उठापटक चलते रहता है। कभी सत्ता श्रेष्ठ हो जाती है तो कभी सत्ता सर्वशक्तिमान हो जाती है, तो कभी शिथिल हो जाती है, कमजोर हो जाती है, शक्तिहीन हो जाती है। तो ये उठापटक दरअसल 1707 में औरंगजेब के मृत्यु के बाद से शुरू हो जाता है। औरंगजेब के समय में तक औरंगजेब वो आखिरी शासक था जिसके समय तक मुगल साम्राज्य की नींव, मुगल साम्राज्य की बुलंदी अपने चरम पर थी। उसके बाद से उसका पतन शुरू हो जाता है। जिस तरह से हिंदू शाही राज्यों की अगर बात करें या हिंदू राजवंशों की बात करें तो हर्षवर्धन के बाद भारत में कोई ऐसा सत्ता नहीं रहा जो पूरे भारत को एक धागे में पिरो करके रख दे। उसी तरह से औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई ऐसी मुगल शक्ति या मुगल सम्राट नहीं हुआ
जो पूरे भारत की राजनीति को एक करके रख सके। जैसे वर्तमान राजनीति में अगर देखें तो बड़ी लंबे अरसे के बाद वर्तमान बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे भारत के राजनीति को एक करके रखी हुई है। बहुत सारे राज्यों में भी उनकी सरकारें हैं। इंदिरा गांधी के बाद लंबे समय के बाद ऐसी राजनीतिक प्रवृत्ति दिखाई दी है। ये बड़ी मुश्किल से ही ऐसे कोई व्यक्तित्व उभर करके आता है। तो औरंगजेब वो आखिरी नेतृत्व था जिसने पूरे भारत की राजनीतिक एकता को, राजनीतिक विकेंद्रीकरण को केंद्रीकृत करके रखा हुआ था। यानी कि राजनीतिक केंद्रीकरण, शक्ति का केंद्रीकरण किसी एक सत्ता में था, वो मुगलों के सत्ता में था, और वो आखिरी था औरंगजेब। इस अध्याय में हम ये बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, और मुगलों के बारे में जब इतिहास की हम चर्चा करते हैं तो उसमें हम ये चर्चा करने वाले हैं कि कैसे मुगल या बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इतने निकम्मे और निठल्ले हो गए, इतने अयोग्य हो गए, इतने नाकाबिल हो गए कि सत्ता के लिए वो आपस में ही लड़ने लगे और धीरे धीरे अपनी शक्ति को खोने लगे, जिसकी खामियाजा पूरे भारत को भुगतना पड़ा। कहीं न कहीं जब राजनीति या सत्ता कमजोर होता है तो उसका प्रभाव संपूर्ण व्यवस्था पर पड़ता ही है। इसे हम और आप नहीं नकार सकते हैं। तो आइए देखते हैं कहानी की शुरुआत कैसे होती है। दरअसल हम लोग देहात में या कहीं भी हम लोग सुने होंगे कि घर फूटे तो गांव लूटे और गांव फूटे तो जवार लूटे। यानी जब घर के लोग आपस में लड़ने लगते हैं तो गांव वाले लोगों को अवसर मिल जाता है लूटने के लिए, मजे लूटने के लिए, और उनको और हर एक तरह से लूटने के लिए। उसी तरह से अगर गांव के लोग आपस में ही लड़ने लगे तो पड़ोसी गांव यानी कि जवार वो आपको लूटने लगता है। राजनीति का एक बहुत बड़ी विडंबना है कि सत्ता की प्राप्ति के लिए लोग किसी भी हद तक, किसी भी मुकाम तक चले जाते हैं। इसी की गवाह है लगभग 150 सालों का भारत का इतिहास, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस इसलिए है क्योंकि इसमें आपको कई नाम हैं जो याद करने में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते, हिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते थोड़ा सा मशक्कत आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये वही दौर है जिसमें आपको तकलीफ होगा। उसके बाद फिर इतिहास में कहीं भी इतनी तकलीफ नहीं होती है। इसलिए हम इसको इस आर्क शेप में या अर्ध चांद शेप में आपको दिखाएं। इसमें कुल 10 शहजादे या बादशाह हैं जिनके बारे में आपको याद करके रखना है, जिसका नाम हम टाइम पीरियड के साथ यहाँ पे मेंशन किए हैं। अगर आप टाइम नहीं भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन कुछ कुछ मुख्य का आपको वर्ष या काल अवधि भी याद रखना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है 1707 के बाद से। आपको पता ही है कि सत्ता के लिए किसी भी हद पे जाया जाता है। औरंगजेब ने भी अपने भाइयों की हत्या करके दिल्ली की सत्ता प्राप्त की थी। याद रखना है कि भारत में इस समय भारत की राजनीतिक सत्ता का केंद्र दिल्ली और आगरा हुआ करता था। एक दिल्ली है, दूसरा आगरा है। यानी जिसका नियंत्रण दिल्ली और आगरा पर हो जाता था वो पूरे भारत को नियंत्रित कर देता है, भारत को अपने कब्जे में ले लेता था, क्योंकि ये केंद्र की सत्ता थी। जैसे आज भी जिसका दिल्ली पर नियंत्रण है वो सभी राज्यों पर परोक्ष रूप से नियंत्रण रखता है, संवैधानिक शासन होने के बावजूद। ये तो एक तरह से एनार्की था, या एक तरह से आपका एनार्की नहीं, मोनार्की था, यानी राजतंत्रीय व्यवस्था था। राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा ही सब कुछ होता है, और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि संविधान ही सर्वोच्च होता है। संविधान के आगे कोई नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, संविधान सर्वोच्च होता है। लेकिन मोनार्की में राजा ही सब कुछ होता है, उसके वचन ही कानून होते, उसके वाणी, उसके आदेश ही कानून होता है। तो मोनार्की में
ये प्रवृत्ति पाया जाता है। हम जिस दौर की बात कर रहे हैं वो दौर है मध्यकाल का, और इस समय भारत में दो सत्ता का केंद्र हुआ करता था, या दो केंद्र था। एक था दिल्ली और दूसरी थी आगरा। दरअसल अकबर के समय में अकबर ने अपनी राजधानी आगरा ही बनाई थी, लेकिन शाहजहां के समय तक आते आते राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन उप राजधानी आगरा बनी हुई थी। इसलिए आज भी देखिएगा तो इस क्षेत्र में मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है। क्यों है समझ सकते हैं। तो हमने ये बात किया कि औरंगजेब ने भी अपने भाइयों की हत्या करके मुगल सत्ता को प्राप्त किया था, और उसने अपने शासनकाल के दौरान वो सभी पद्धतियों को अपनाया था। किसी भी पद्धति में उसने गुरेज नहीं किया जिससे उसे उसकी शक्ति में कोई कमी आए। निरंकुश से निरंकुश शासन की प्रवृत्ति उसमें थी। एक राजतंत्र को उसने धार्मिक राजतंत्र, इस्लामिक राजतंत्र के रूप में बदलने में कोई कोताही नहीं की। सत्ता पर बैठे शासक का ये राजधर्म होता है कि वो चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी जाति की या किसी भी क्षेत्र की प्रजा हो, उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। लेकिन औरंगजेब इसको ताक पर रखते हुए कट्टर इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए इतिहास में बदनाम है। लेकिन गैर इस्लामिक लोगों के नज़र में वो या दृष्टिकोण में वो भले ही बदनाम हो, लेकिन उसने अपने शरिया के अनुसार शासन किया, जो इस्लाम के दृष्टिकोण में न्याय संगत था। तो एक दृष्टिकोण से वो न्याय संगत था। उसने चाहे कोई भी कदम उठाया हो, असहिष्णुता या इंटॉलरेंस, हम उसके बारे में जानते हैं, जो हमारा एक अलग विषय है। मंदिर को तोड़ना, धर्म परिवर्तन कराना, कूर से कूर पद्धति से लोगों की हत्या करना, क्षेत्रों पर विजय करना, यह सब उसने किया था। और ये परंपरा मुगलों में थी। क्यों थी? क्योंकि मुगलों में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। जिसके पास, जिसकी तलवार में तेज धार होती थी, सत्ता पर वही काबिज होता था, और सत्ता के शक्ति का उपभोग या भोग वही करता था। औरंगजेब ने भी उसी पद्धति से किया था, सत्ता प्राप्त किया था, और भरसक कोशिश किया था कि पूरे भारत को एक लड़ी में पिरो करके केंद्र में मुगल को रखा जाए। दूसरा पहलू यह भी है कि औरंगजेब के शक्ति को सुदृढ़ करने में, औरंगजेब को मजबूत करने में गैर इस्लामिक या हिंदुओं ने भी बहुत मदद किया था। आप देखेंगे कि इसके शासनकाल में जितने भी बड़े बड़े मनसबदार हुए, मनसबदार उस समय के एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो लोग हुआ करते थे जो बादशाह के स्वामी भक्ति के या बादशाह के सबसे करीब होते थे, और उनकी स्वामी भक्ति के बदले में उन्हें पद और वेतन दिया जाता था, जिसे मनसबदार कहा जाता था। मनसबदार एक अलग विषय है जिसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो हमारा ये कहना है कि औरंगजेब को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने में गैर इस्लामिक या हिंदू शासकों या हिंदू सामंतों का भी बहुत योगदान था। और इतिहास में ये एक विडंबना है, ये एक रोचक बात भी है कि सबसे ज्यादा बड़े बड़े अधिकारी, सबसे ज्यादा मनसबदार हिंदू औरंगजेब के समय में ही, जो कि हिंदू विरोध के लिए भी जाना जाता है। औरंगजेब चाहे मूर्ति भंजक हो, मंदिर भंजक के रूप में जाना जाता है, धर्मांतरण कराने वाला के रूप में जाना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसी के समय थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पर अधिकार को लेकर के उसके पुत्रों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। औरंगजेब के कुल 5 पुत्र हुए, उसमें से
नाम हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, मोहम्मद मुअज्जम, आजम, मोहम्मद अकबर और कामबख्श। औरंगजेब के जीवन काल में ही मोहम्मद और अकबर इन दोनों की मृत्यु हो गई थी। बचे 3 संतान। याद रखिएगा, इन दोनों का, मोहम्मद और अकबर का मृत्यु हो गई थी। बचे ये 3 सुल्तान या 3 राजकुमार या 3 शहजादे। अब इन तीनों शहजादों के बीच में दिल्ली की सत्ता पर नियंत्रण के लिए युद्ध प्रारंभ होगा, संघर्ष आरंभ होगा। और ये आरंभ बिंदु है मुगलों के पतन का भी। हालांकि इससे पहले भी सत्ता के लिए संघर्ष होता रहा था। उसी की निरंतरता यहाँ भी बनी हुई है। और यही आपसी संघर्ष, जिसकी बात हम थोड़ी देर पहले किए थे कि घर फूटे तो गांव लूटे और गांव फूटे तो जवार लूटे। अब इन्हीं लोगों के आपस के संघर्ष का फायदा उठाने के लिए क्षेत्रीय छत्रप या क्षेत्रीय राज्य या स्वतंत्र सामंत, ईस्ट इंडिया कंपनी और विदेशी आक्रमणकारी फायदा उठाया और अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों ने भारत को अपने कब्जे में ले लिया। तो कहानी की शुरुआत इन तीनों भाइयों की लड़ाई से शुरू होती है। देखते हैं था क्या। दरअसल औरंगजेब अपने जीवन काल में ही अपने तीनों पुत्रों को, मुअज्जम को काबुल का, मुअज्जम को सूबेदार बनाया था, गुजरात का सूबेदार आजम को बनाया था और कामबख्श को बीजापुर का सूबेदार बनाया था, जो अभी वर्तमान कर्नाटक में है बीजापुर। वहीं का सूबेदार था कामबख्श। आजम गुजरात का सूबेदार था। यानी इन तीनों पुत्रों के बीच में पूरे मुगल साम्राज्य को बांट दिया था कि आप तीनों को ये क्षेत्र दे दिया गया है। अब आप तीनों भाई अपने अपने शक्ति और क्षमता से अपना अपना क्षेत्र का विस्तार कर लीजिएगा। इन तीनों को सूबेदार यानी उस राज्य का प्रमुख बना दिया गया था। सूबा प्रांतों को कहा जाता, प्रोविंस को कहा जाता था। तो औरंगजेब ने अपने जीवन में इन तीनों को बांट दिया था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही अब इन तीनों पुत्रों के बीच में दिल्ली की सत्ता पर कब्जा के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हुआ। प्रतिस्पर्धा इसलिए भी शुरू होना स्वाभाविक भी था क्योंकि जो दिल्ली पर नियंत्रण करता वो पूरे सत्ता का, पूरे भारत की राजनीतिक सत्ता का भोग करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि इन तीनों ने अपने अपने जगह पर अपने को बादशाह घोषित कर दिया। मोहम्मद मुअज्जम ने, जो काबुल का ये था, उसने अपने को अपने अपने क्षेत्र में जो जहां पे था अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। अब समस्या ये है कि जब तीनों ही अपने अपने जगह पर, काबुल में बैठा हुआ मुअज्जम, गुजरात में बैठा हुआ आजम और बीजापुर में बैठा हुआ कामबख्श, जब तीनों अपने आप को बादशाह घोषित कर दिए तो जो छोटे बड़े राज्य, छोटे बड़े जो सामंत हैं, वो किसको श्रेष्ठ माने या किसको बादशाह माने। ऐसी स्थिति में बादशाह वही होता है जो दिल्ली पर कब्जा करता है। इसमें सफल हुआ मोहम्मद मुअज्जम। मोहम्मद मुअज्जम ने अपने दोनों भाइयों को पराजित करके 1707 में दिल्ली की सत्ता पर स्थापित हो गया। इसी ने अपना नाम सत्ता पर काबिज होने के बाद बहादुर शाह रखा, क्योंकि इसने बहादुरी का काम किया था, दोनों भाइयों को पराजित किया था और पराजित करने के बाद दिल्ली की सत्ता हासिल की थी। इसने अपने नाम मुअज्जम के स्थान पर बहादुर शाह रखा।
बहादुर शाह की आयु अधिक थी, अनुभवी थे और ये चाहते थे कि किसी भी तरह से पूरे प्रांतों में शांति और व्यवस्था बनी रहे। इसलिए उसने अपने भाई को अवसर दिया था कि तुम अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होकर के शासन करो, लेकिन कामबख्श इससे संतुष्ट नहीं था और उसने उसको चुनौती देना शुरू किया। फाइनली अंततः उसकी पराजय हुई और बहादुर शाह मुगल शासन के अगला उत्तराधिकारी बनने में सफल हो गया। बहादुर शाह के समक्ष कुछ चुनौतियां भी थी। चुनौतियां कौन सी थी? तो बहादुर शाह के समक्ष जो चुनौती थी वो चुनौती थी राजपूतों की, वो चुनौती थी सिखों की, वो चुनौती थी जाटों की। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे, राजपूत जो राजस्थान का, जाट हरियाणा और राजस्थान का, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र के, सिख पंजाब के क्षेत्र के। ये कुछ ऐसे स्वतंत्र शक्ति थी जो उसको चुनौती दे रही थी। राजपूताना क्षेत्र में मुख्यतः 3 चुनौती थी। 3 राजपूत शासक थे जो बहादुर शाह के लिए या बहादुर शाह के अस्तित्व के लिए, सम्राट या बादशाह के अस्तित्व के लिए एक खतरा था। उनमें से पहला नाम दुर्गादास का था, दूसरा नाम अजीत सिंह का था जो मेवाड़ के शासक थे, जिसकी राजधानी जोधपुर थी, और तीसरा नाम आमेर का शासक जयसिंह का था। ये तीनों के तीनों बहादुर शाह के लिए पहली चुनौती थी। याद रखिएगा, ये वही सब सामंत हैं जिनकी हम नाम लिए हैं। ये वही सामंत हैं जो औरंगजेब के समय में भी औरंगजेब के सेवा में थे, औरंगजेब से मनसबदारी प्राप्त की थी या औरंगजेब के विश्वसनीय में थे। औरंगजेब स्वयं उतना विजय नहीं हासिल किया था या उतना युद्ध नहीं लड़ा था जितना ये राजपूत सामंत युद्ध लड़े थे। औरंगजेब स्वयं बहुत कम ही युद्ध के मैदान में उतरता था, अपने इन्हीं सामंतों के मदद से क्षेत्रीय राज्यों को या स्वतंत्र शक्तियों को पराजित करवाता था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह के लिए सबसे बड़े चुनौती थे, इसलिए बहादुर शाह ने इनकी भावनाओं को ख्याल रखा। इसके अलावा अगर आप देखें तो उन्होंने बहादुर शाह में एक खूबी ये भी थी कि वो परिस्थितियों को समझता था। वो जानता था कि हम इन शक्तियों का विरोध करके ज़्यादा दिन तक अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं, इसलिए उसने समझौतावादी रुख अपनाया और इन शासकों को सम्मानपूर्वक, आदरपूर्वक उनके स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार किया। इसके बाद इसके समय में, बहादुर शाह के समय में ही पंजाब क्षेत्र में गुरु गोविंद सिंह के साथ उसने मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित कर लिए। और
मराठों को खुश करने के लिए बहादुर शाह ने समझौता कर लिया और समझौता करते हुए मराठा राजकुमार साहू को या मराठा राजा साहू को, जो औरंगजेब के कैद में था, उसको मुक्त कर दिया। तो कुल मिला जुला करके अगर देखा जाए तो बहादुर शाह भले ही वृद्ध था, लेकिन उसने परिस्थितियों को भांपा, समझा और समझते हुए उसने ऐसे निर्णय लिए कि इसके समय तक भारत की राजनीति में थोड़ी सी स्थिरता, कुछ समय के लिए स्थिरता बनी रही। उसने कोशिश किया। इसी समय कुछ और भी चुनौतियां थी, जैसे बुंदेलखंड का बुंदेला सरदार छत्रसाल, जाट सरदार चूड़ामन, इनके साथ भी उसने संधियां कर ली। यानी जितनी भी समकालीन चुनौतियां थी, और ये सब के सब हिंदू शासक या हिंदू स्वतंत्र शासक या हिंदू जमींदार या हिंदू जागीरदार थे। कुछ स्वतंत्र थे, कुछ छोटे छोटे हिस्से में शासन कर रहे थे, अपने अस्तित्व को बनाए हुए थे। इनकी अलग कहानी है जब हम देखेंगे क्षेत्रीय राज्यों का उदय। तो चाहे जाट हो, जाट सरदार चूड़ामन हो, बुंदेला सरदार छत्रसाल हो, सिख गुरु गोविंद सिंह हो, और राजपूत अजीत सिंह, दुर्गादास, जय सिंह, इन सबों के साथ बहादुर शाह ने एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बना करके रखा और सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार किया। इसके कारण उसने 5 वर्षों तक, 1707 से लगभग 1712 तक, वो मुगल साम्राज्य की ढहती हुई इज्जत या बिखरती हुई इज्जत को बचाए रखा। लेकिन इसके बाद का जो दौर शुरू होता है, वो दौर अब मुगल बादशाह के जगह पर षड्यंत्रों का दौर शुरू होता है, दरबारी षड्यंत्रों का दौर शुरू होता है। दरअसल आप जानते ही होंगे कि चाहे कोई भी शासक वर्ग हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से, किसी भी नस्ल के शासक हो, उसके कुछ शुभचिंतक होते हैं और कुछ चाटुकार होते हैं जो उसके आसपास होते हैं। दरबार में जब शासक बैठता है, सुल्तान, बादशाह, राजा बैठता है, तो उसके आसपास, उसके सामने में जो मंत्रियों का जो समूह होता है, उसमें से कुछ राजा के प्रति, सुल्तान के प्रति, बादशाह के प्रति वफादार होता है, तो कुछ षड्यंत्र करते रहता है, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी निजी स्वार्थ के लिए। जब तक शासक चतुर होता है, कुशल होता है, यानी स्मार्ट होता है, क्लेवर होता है, डिप्लोमेटिक होता है, तब तक इन दरबारियों का नहीं चलता है। जैसे आप महाभारत में देखे होंगे, मामा शकुनी हमेशा ही दरबार में षड्यंत्र करते थे। तो वहीं विदुर पांडु का भी भला सोचते थे और अपने ज्येष्ठ भाई की भी भला सोचते थे। तो इस तरह की प्रवृत्ति हमेशा हर कालखंड में रही है। चाहे आप प्राचीन इतिहास को देखें, चाहे अप्राचीन इतिहास को देखें, चाहे वर्तमान के राजनीतिक में देखें, चाटुकारिता हमेशा ही किसी भी शासन के लिए, किसी भी शासक के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी नौकरशाह के लिए
या किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए घून की तरह काम करता है। ये घून मुगल दरबार में लगना शुरू हो जाता है बहादुर शाह की मृत्यु के बाद ही, और ये दौर शुरू होता है षड्यंत्रों का, विद्वेष का, और अंततः जहांदार शाह से शुरू होते होते बहादुर शाह जफर को खत्म करने तक ये षड्यंत्र भारत में चलते रहता है जब तक मुगल बादशाह खत्म नहीं हो जाता है। 1857 तक मुगलों की प्रतीकात्मक रूप से सत्ता रहती है, उसके बाद मुगल सत्ता पूरी तरह से खत्म हो जाता है।